मानव रोग के अगला भाग के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें विषाणु जनित रोग आएंगे, जैसे छोटी माता हो गया, पोलियो हो गया, बड़ी माता हो गया। इसके अलावा कुछ प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। जीवाणु जनित रोग के अंतर्गत एक रोग और शेष है काली खांसी, या इसी को कुकर खांसी के नाम से भी जानते हैं। ये रोग जो है ज़्यादातर बच्चों में होता है। बच्चे को उसमें लगातार उसको खांसी आता है और खांसी इतनी अधिक बढ़ जाती है कि एक अंत में एक स्राव निकलता है, और स्राव जैसे निकलता है वैसे ही उसका खांसी कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए फिर से बंद हो जाता है। उसके बाद फिर जब जीवाणु का संक्रमण पुनः जब होगा तो उस कंडीशन में फिर से उस बच्चे को जो है खांसी आना शुरू हो जाता है। और ये खांसी जो है ज़्यादातर बच्चों में रात को ही आता है, दिन में कम आता है, रात को ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ये बोर्डेला पार्ट्यूसिस नाम का जो जीवाणु होता है, इस बोर्डेला पार्ट्यूसिस नाम के जीवाणु के संक्रमण के वजह से ही काली खांसी होता है। काली खांसी में जो है बच्चा जब खांसना शुरू करता है तो उस समय उसके गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और ये दर्द जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। खांसते खांसते उसके द्वारा फिर म्यूकस का जो है शुरू हो जाता है, जिसको हम खखार कहते हैं। चूँकि बच्चा जो है उस समय इतना नहीं सीखा रहता कि उसको खखार को बाहर करना है या अंदर लेना है। बच्चा क्या करता है, उसको जो खखार निकला वो मुँह से बाहर ना निकल कर क्या करता है, उसको अंदर फिर से निकल लेता है। जब निकल रहा है तो उसमें जो जीवाणु है वो शरीर से बाहर जाने के बजाय और अंदर चला जाता है, और उसका जो प्रकोप है वो बढ़ जाता है, और उसके बाद उसको सांस लेने में कठिनाई होती है। अब इस बीमारी के बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? बचाव के उपाय, मान लो बच्चे को काली खांसी हुआ है तो उस कंडीशन में बच्चे को उसके खांसी से बचाने के लिए हमें जो है DPT का इंजेक्शन आता है, वैक्सीन आता है, उसका इंजेक्शन आता है, या फिर DPT का जो है आजकल टीका, जो टीकाकरण जब से शुरू हुआ है तब से बच्चे को शुरू में ही DPT का टीका लगा दिया जाता है। फिर जिस बच्चे को DPT का टीका लगा हुआ है उस बच्चे को उसके पूरे लाइफ में, पूरे जीवन में कभी भी एक खांसी नहीं आएगा, क्योंकि वो इस जीवाणु का जो संक्रमण है उसके शरीर में उसका प्रभाव कभी भी नहीं दिखेगा। तो इस खांसी को कहते हैं हम काली खांसी। अब आगे चलते हैं अपन विषाणुओं द्वारा होने वाले कुछ रोग, जिसमें कुछ ऐसे भी रोग हैं जिनका इलाज आज तक संभव नहीं हो पाया है। जनित रोग के अंतर्गत सबसे पहले लेते हैं छोटी माता। इससे भी आप भली भांति परिचित हैं। अक्सर ये जो बीमारी होता है तो बोलते हैं माता आया है, माता है, और उसको दैविक प्रकोप मानते हैं लोग। जो है माता जैसी आता है वैसे वो क्या मानते हैं, उसको दैविक प्रकोप। और ये जो है अक्सर ग्रीष्म ऋतु में ही, मतलब गर्मी के दिनों में ही होता है। ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि इस समय जीवाणु का, जो विषाणु का, जिस प्रकार जीवाणु का जो एक उपयुक्त समय गर्मी होता है, उसी प्रकार विषाणु के लिए भी उपयुक्त समय गर्मी होता है। क्योंकि इस समय हमारा जो शरीर की जो क्षमता है, जो गर्मी के वजह से एंटीबायोटिक बनाने की जो क्षमता जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जा रहा था। इसी समय बहुत सारी बीमारियां जो है हमारे, बहुत सारे जो रोगाणु होते हैं हमारे शरीर में संक्रमण फैलाते हैं। तो उनमें से विषाणु द्वारा भी कुछ रोग होते हैं, है ना। तो इसमें से छोटी माता जो है, जिसको माता आना बोलते हैं, ये वर्सेला नाम का विषाणु, वर्सेला नाम का जो विषाणु होता है उसके संक्रमण के कारण हमारे शरीर में हो जाता है। ये जीवाणु का संक्रमण जैसे ही शरीर में होता है वैसे ही शरीर में छोटे छोटे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, है ना। उसको पहचान करने के लिए लोग क्या करते हैं, गांव में
या घरों में माता जिसको आया है तो जिस बिस्तर में वो सोता है उसके नीचे एक बर्तन रखे, बर्तन में पानी रख दिए और उसके ऊपर एक ढक्कन को ढक देते हैं और ढक्कन को ढकने के पश्चात उसको सुबह देखते हैं उसमें दाने आया है कि नहीं आया है। तो दाना कहाँ से आएगा? वो जब बर्तन को आप पानी भरा हुआ बर्तन के ऊपर कोई चीज़ को ढक रहे हो तो पानी जो है वाष्पित होगा, वाष्प के कण जो है वाष्पित होकर उसके ढक्कन में आएंगे और वो जो है फिर से संघनित होगा और संघनित होकर आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। और इसको लोग जो है अक्सर गांव में ऐसा करते हैं क्योंकि उनको इतना नहीं मालूम है कि जो बीमारी हो रहा है वो दैविक प्रकोप से हुआ है। वो नहीं जानते कि विषाणु द्वारा हुआ है या किसी रोगाणु द्वारा हुआ है, वो उसको बीमारी नहीं मानते, मतलब दैविक प्रकोप मानते हैं और इसलिए वैसे ही इलाज करते हैं। फिर क्या करेंगे? जिस व्यक्ति को माता हुआ है उसके बिस्तर की पत्ती को रखेंगे। अब नीम की पत्ती रखने का कारण क्या है? जहाँ पर नीम का पेड़ है ना, वहाँ की जो हवा होती है बहुत शुद्ध होती है, बहुत ठंडकता मिलता है। कितने उस नीम के पेड़ के पास जाके खड़े हो जाइए, आपको निश्चित रूप से थोड़ा सा ठंडा लगेगा। तो नीम की पत्ती को इसीलिए रखा जाता है ताकि उस मरीज को, जिसको माता आया हुआ है, उसको कुछ ठंडकता मिलता रहे। क्योंकि जो है विषाणु का संक्रमण किसके कारण हुआ है शरीर में? गर्मी के बढ़ने के कारण हुआ है। हमें मालूम है हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है अधिकतम कितने होने चाहिए? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं हमारे शरीर के लिए। इस टेम्परेचर से या इस तापमान से हमारा शरीर का तापमान कम हो या फिर अधिक हो, दोनों ही परिस्थितियों में हमारे शरीर की जो जैविक क्रियाएं होती हैं, जो हमारे शरीर में जो जैविक क्रियाएं चल रही हैं, वो जैविक क्रियाएं अनबैलेंस्ड हो जाती हैं, अनियमित हो जाती हैं। जैसे भोजन का पाचन भी नहीं हो पाता। जब भी बीमार पड़ते हैं, आपको एक अनुभव हुआ होगा, जब मान लो सर्दी भी हो जाए तो आपको क्या आपके शरीर में पाचन सही होता है? नहीं होता है ना। पाचन सही नहीं होता, आपको खाने का मन नहीं करता, भूख नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उस समय शरीर का जो टेम्परेचर जो है वो बढ़ जा रहता है। जैसे सामान्य से सर्दी विषाणु जनित बीमारी है सर्दी भी, तो सर्दी की वजह से भी आपके शरीर का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। जब शरीर का तापमान बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में आपको भूख नहीं, जब भूख नहीं लगेगा तो आपको क्या होगा? आलस्यता आएगा। मतलब शरीर भूख नहीं लग रहा है, मतलब आपके शरीर में जो है एनर्जी की भी लॉस होगा, एनर्जी की कमी होगी, और एनर्जी की कमी होगी तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपको खड़े होने का भी हिम्मत नहीं होगा। हमेशा बैठे रहें, लेटे रहें, है ना। बैठेंगे तो बैठने का इच्छा होगा, ना ही लेटेंगे तो लेटने की इच्छा होगा। तो वही इस बीमारी में भी होता है, छोटी माता में भी होता है। जिस व्यक्ति को होगा छोटी माता आया हुआ है तो वो व्यक्ति बेचैन रहता है, उसके पूरे शरीर में दर्द रहता है, पूरे बदन में दर्द रहता है, साथ में सिर में भी दर्द रहता है ना। हल्का सा बुखार रहता है, बेचैनी रहती है, ना तो सही ढंग से वो सो पाता है, ना ही सही ढंग से वो बैठ पाता है। ठीक है, तो उस बीमारी को कहते हैं छोटी माता। अब चूंकि ये विषाणु जनित रोग है, दैविक प्रकोप नहीं है ना, इसलिए इसको भी वैक्सीन देकर, मतलब उचित वैक्सीन देकर, एंटीबायोटिक देकर क्या किया जाता है? इसका इलाज किया जाता है। ठीक, ये हो गई छोटी माता। अब अगला बीमारी देखते हैं हम, पोलियो। इसके बारे में भी आप भली भांति परिचित। आजकल सरकार के द्वारा जो है हर गांव में साल में 2 या 3 बार क्या लगाते हैं? कैंप लगाते हैं, है ना। पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए लगाते हैं कैंप, और उसमें हो सकता है आप लोग कुछ उसमें जुड़े हुए होंगे NSS में या फिर NCC में, तो उसमें जाके सहयोग भी करते हैं, है ना। तो ये जो पोलियो जो है ये है क्या? ये भी वायरस जनित या विषाणु जनित रोग है। ये भी विषाणु के संक्रमण के कारण ही होता है ना। ये विषाणु, इसके जो कारक विषाणु जो होता है, भोजन के माध्यम से, जल के माध्यम से, या फिर अन्य जो हमारे भोज्य पदार्थ जिसका हम उपयोग करते हैं उनके माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, है ना। और जैसे ही प्रवेश कर गए वैसे ही क्या करेंगे? शरीर के जो आंत में जाकर, देखिए सभी चीज़ों में एक शब्द आ रहा है आंत, इंटेस्टाइन, है ना। जितने भी रोगाणु होते हैं उनके पनपने के लिए या उनको उचित स्थान हमारे शरीर में है तो कौन है? आंत। चाहे वो जीवाणु के लिए हो, चाहे वो
विषाणु के लिए हो। सबसे उचित स्थान कहना चाहिए उनका आंत है। आंत में ही वो जाकर क्या करते हैं, आंत की चूंकि म्यूकोसा होता है उनके लिए, रोगाणु के लिए सुपाच्य होता है। म्यूकोसा मतलब हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं, है ना, वो सेल्स को क्या करना शुरू करते हैं, कोशिकाओं को क्या करना शुरू करते हैं, वो खाना शुरू करते हैं और खाकर अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, गुणन करते हैं, है ना, और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलना शुरू हो जाते हैं। तो इसके कारक विषाणु भी वैसे ही आंत में पहले प्रविष्ट भोजन के माध्यम से या किसी माध्यम से प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और आंत की जो म्यूकोसा होता है ना, उसको खाते हैं और फिर धीरे धीरे उसका संक्रमण पूरे शरीर में जो है फैल जाता है। और फिर कभी कभी इस रोग का जो प्रभाव है इतना अधिक बढ़ जाता है कि वो धीरे धीरे आंत से कहाँ जाएगा, शरीर के निचले हिस्से में नहीं जाएगा, वो ऊपर की ओर जाएगा, है ना। शरीर के ऊपर क्या क्या है हमारे महत्वपूर्ण, कौन कौन से अंग है, हृदय है, फेफड़े हैं, है ना, जो हमारे वक्ष गुहा में है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग कौन है, हमारा मस्तिष्क, ठीक है, वो उस ओर गमन करता है और जहाँ पर इसके वायरस एक बार मस्तिष्क में पहुँच जाए तो फिर उस व्यक्ति का बच पाना संभव नहीं है, ठीक है। तो इसके वजह से इसके संक्रमण की वजह से कभी कभी व्यक्ति को जो है लकवा मार जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। लकवा मारना से भी परिचित हैं। लकवा पैरालिसिस का मतलब क्या होता है, एक अंग का पूरा जो है कार्य करना बंद हो जाता है। एक अंग का मतलब एक भाग का ऐसा, है ना, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो। ज़्यादातर पैरालिसिस होता है या लकवा मारता है किस अंग में मारता है, हमारा दायां अंग मारता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर में हृदय की जो स्थिति है बिल्कुल बीचों बीच है वक्षी गुहा में, लेकिन उसका लोब जो है किस ओर मुड़ा झुका हुआ है, बाईं ओर झुका हुआ है। इसलिए जब भी हम किसी वस्तु को उठाते हैं या कोई भी वर्क करते हैं तो हमारा सबसे पहले कौन सा हाथ उठता है, दायां उठता है ना। बायां का उपयोग हम कम करते हैं, ये कम भी काम करता है, ये वाला अंग जो है या ये पोर्शन जो है कम भी काम करता है, फिर भी उधर ब्लड का सर्कुलेशन, रक्त का जो संचार है वो लगातार एक नियमित गति से होता रहता है। लेकिन ये पार्ट्स जो है यदि इसका उपयोग हम कम कर दें तो इधर ब्लड, है ना, एक घर में दो भाई हैं, एक काम करता है और एक काम नहीं करता, ठीक है। चूंकि जो काम करता है उसकी ओर जो कोई ऐसे व्यक्ति का वो हाथ है, जैसे उसके माता पिता का है जो धनाढ़ है या उनके वो करने वाले हैं, उनको ज़्यादा वो लाइक करता है, ठीक है। और एक जो है ज़्यादा मेहनत भी करता है लेकिन फिर भी उसको सपोर्ट करने वाला उसके घर में उसको कम सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो मेहनत नहीं करेगा तो क्या होगा, वो भूखा मर जाएगा। लेकिन जो लाडला है वो अगर काम नहीं भी कर रहा है फिर भी वो उसके लिए क्या होगा, सही होगा। इसलिए ज़्यादातर इस अंग में लकवा मारता है, ठीक है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इधर कम हो जाता है। तो इस स्थिति में पोलियो जिस व्यक्ति को हुआ है तो उस स्थिति में उसको लकवा भी मार जाता है। अब इसके जो है हमें उपचार करना है, रोकथाम करना है। तो रोकथाम के लिए जो है पोलियोमाइलिटिस, है ना, पोलियोमाइलिटिस का वैक्सीन आता है। इस पोलियोमाइलिटिस के वैक्सीन का इंजेक्शन लगा दिया जाता है और इंजेक्शन लगा के उस रोग से उस मरीज को जो है या उस रोगी को बचाया जाता है, ठीक है। और आज की स्थिति में आप भली भांति परिचित हैं, इससे पहले मैं बोल चुका कि साल में जो है 2 या 3 बार जो है क्या किया जाता है, कैंप लगाया जाता है और पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है। किसको पिलाया जाता है, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को। और जो बच्चा 0 से लेकर 5 साल तक के जो बच्चा जो है पोलियो का ड्रॉप पी लिया है उसको कभी भी पोलियो की बीमारी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके शरीर में रेसिस्टेंट पावर, मतलब उस बीमारी से लड़ने की क्षमता मौजूद हो गया, इम्यून सिस्टम बन गया। और जिससे शरीर में इम्यून सिस्टम बन गया वो व्यक्ति वो बीमारी से कभी भी ग्रसित नहीं होगा, ठीक है। इसलिए पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है। हर शिक्षित वर्ग जो है सलाह देता है लोगों को कि आप पोलियो के ड्रॉप बच्चों को पिलाइए। तो कई लोग क्या होता है उससे, है ना, कई लोग का सोचने का जो तरीका थिंकिंग है, गलत चीज़ों को जो है लोग बहुत जल्दी वो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और सही चीज़ को एक्सेप्ट करने में उनको समय लगता है, ठीक है। तो हमारा अब कि हम छोटे बच्चों को जब भी कैंप लगे तो हम क्या बोलें उनको कि पोलियो को ड्रॉप निश्चित रूप से उनको दिलवाएं, ताकि वो बच्चा जो है अपंग ना हो। मतलब पोलियो से जो ग्रसित व्यक्ति जो होता है, लकवा मार गया मतलब वो ना चलने के लायक होता है, ना फिरने लायक होता है, ना वो खुद से स्वयं से खाने लायक होता है, ठीक है ना। तो वो कंडीशन में ना पहुंचे, इससे पहले उसका इलाज फ्री में हो रहा है ना, तो उसको निश्चित रूप से दिलवाएं। फिर अगला बीमारी देखते हैं, बड़ी माता।
जिसको शीतला कहते हैं। छोटी माता और दोनों एक ही जैसे हैं, विषाणु जनित ही हैं दोनों, है ना। छोटी माता जो होता है वो ज़्यादातर गले में होता है, जिसको गलवा माता के नाम से जानते हैं, है ना। या शरीर में होता है तो उसके चकते जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। लेकिन बड़ी माता में जो होता है, जो चकता बनता है, शरीर में जो दाने बनते हैं, धब्बे बनते हैं, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। इसलिए उसका नाम पड़ा है बड़ी माता। और इसको भी क्या माना जाता है, दैविक प्रकोप। मतलब हमारे अंचल के लोगों का धारणा है कि ये दैविक प्रकोप है, मतलब देवी देवताओं के प्रकोप के कारण हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। आज के डेट में सिद्ध हो चुका है, आज की स्थिति में ये सिद्ध हो चुका है कि बीमारी जो होता है वो दैविक प्रकोप से नहीं होता, बल्कि किसकी वजह से हो रहा है, विषाणु के संक्रमण की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब जिस व्यक्ति को ये जो बीमारी होता है, उसकी कंडीशन या उसके लक्षण वही होंगे जो छोटी माता को होगा। मतलब उसको बेचैनी रहेगी, उसको जो है हल्का सा बुखार रहेगा, फिर ना उसको खाने का मन करेगा, ना ही कुछ करने का मन करेगा, है ना, ना ही चलने का मन करेगा। तो उस स्थिति में उसको ऐसे स्थान पर रखा जाना चाहिए जहाँ पर पूर्णतः ठंडा हो, हवादार हो, है ना। और उसको ऐसे चीज़ों का मतलब उस मरीज को ऐसे भोज्य पदार्थ दिया जाए जो सरलता से सुपाच्य हो, क्योंकि उस कंडीशन में वो वर्क कम कर रहा है, मेहनत कम कर रहा है ना। शरीर खाना जो ले रहे हैं उसको पचाने के लिए भी हमें मेहनत की आवश्यकता पड़ती है ना। तो उस समय सुपाच्य वस्तुओं को, भोज्य पदार्थों को ही देना चाहिए, ठीक है। इसके लिए भी, इसके उपचार के लिए क्या करते हैं, इसके लिए भी वैक्सीन आया हुआ है, प्रतिजैविक है। उस प्रतिजैविक उचित परीक्षण देकर उस बीमारी से उसको बचाया जा सकता है। पहले लगभग 25वीं दशक पहले, मतलब कुछ वर्ष पहले, लगभग 25 से 30% लोगों की मौत जो है माता से हो जाता था, है ना। क्यों होता था, माता आया हुआ है, चलो माता का स्वागत कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। उसके अलावा और घर परिवार, मतलब उसके जो परिवार वाले उसके लिए और कुछ नहीं कर रहे हैं। सुबह और शाम बोले तो शीतला में जाकर अगरबत्ती जलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, घर में परहेज करेंगे, तेल का बना हुआ नहीं खाना है जब तक घर में माता आया हुआ है, ये सब कर लिए, है ना। इलाज नहीं करा रहे हैं तो क्या वो रोगी ठीक होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसको किसके वजह से बीमारी हो रहा है, वायरस की वजह से। उसके शरीर में वायरस मौजूद है, तो क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या करते हैं, उसके आसपास जो नीम का पत्ती जो रखने से, नीम जो है बहुत सारे प्रकार की दवाई औषधियों काम आता है, रखते हैं, बिस्तर में रखते हैं। जब वो श्वास लेता है तो उसकी कड़वाहट, मतलब उस पत्ती का जो कड़वाहट है, उसके श्वसन तंत्र के माध्यम, श्वासोच्छ्वास के माध्यम से क्या होता है, शरीर में प्रविष्ट करता है, प्रवेश हो जाता है ना। और के माध्यम शरीर में प्रवेश करेगा तो उसके विषाणु जो है उसके गंध के कारण ही क्या होते हैं, मर भी जाते हैं, ठीक है। इसलिए वो किया जाता है, वो उपचार किया जाता है, वो अच्छी बात है। नीम की पत्ती रखना अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा दैविक प्रकोप मानकर उस मरीज का जो है किसी प्रकार का इलाज न कराना, ये जो है क्या होगा, मूर्खता होगा, ठीक। अगला देखते हैं, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग। आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा है वर्गीकरण, है ना। हमारे इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उनको 2 जगत में बांटा गया। 5 जगत वर्गीकरण भी हुआ है, 2 जगत वर्गीकरण भी हुआ है। चलिए हम 2 जगत वर्गीकरण के बारे में हल्का सा बता रहे हैं। 2 जगत वर्गीकरण का मतलब ये होता है कि समस्त ब्रह्मांड में समस्त जीवों को जो है 2 जगतों में बांट दिया गया, एक पादप जगत और दूसरा जंतु जगत, ठीक है। पादप जगत की बहुत सारी जातियां हैं और जंतु जगत की भी बहुत सारे जातियां हैं। जंतु जगत का आगे जब फिर से वर्गीकरण किया गया, ठीक है, टोटल कितने संघ हैं? 10 संघ हैं। उसमें से पहला संघ होता है प्रोटोजोआ, ठीक है। ये जो प्रोटोजोआ है एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें प्रोटोस, है ना, प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट, प्रथम, और जुअन मतलब होता है प्राणी, मतलब पहला प्राणी, ठीक है। ऐसा पहला प्राणी जो हमारे नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता, मतलब जिसका शरीर का जो आकार होता है बहुत सूक्ष्म होता है, ठीक है, जिसको हम अपने खुले आंखों से नहीं देख सकते। जिसको देखना है तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी, ठीक है। वो जो प्रथम प्राणी या प्रोटोजोअन्स होते हैं वो
हमारे शरीर में क्या करते हैं, बहुत सारे व्याधियां या बीमारियां पैदा करते हैं, फैलाते हैं। ठीक है, इसमें से एक बीमारी है अमीबियासिस। अमीबियासिस, ठीक है, जिसिस बोलते हैं, अमीबी पेचिस भी बोलते हैं या अमीबियस। ठीक है, जो एक प्रोटोजोअन्स जिसको कहते हैं एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, नामक जो प्रोटोजोअन्स होता है ना। अमीबी पेचिस जो है या अमीबियासिस जो है एक प्रोटोजोअन्स एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ठीक है, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है जितने भी जो जल स्रोत होते हैं, चाहे वो स्वच्छ जल के स्रोत हों, चाहे वो गंदे मीठे जल के स्रोत हों, है ना, उन स्थानों पर ये पाया जाता है। ठीक है, इनको भोजन जब पानी पीते हैं, है ना, या भोजन जो बना रहे हैं उसके माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और शरीर के आंत को जो है संक्रमित करता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अमीबियासिस एक बीमारी है जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है। ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ गंदगियाँ होती हैं और जल के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ये जैसी पानी के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, ये हमारे आंत में जो है जाता है और आंत की जो म्यूकोसा होता है उसको धीरे धीरे खाना शुरू कर देता है। और म्यूकोसा को जैसे ही खाना शुरू करता है वहाँ पर छाले हो जाते हैं, घाव हो जाता है ना। जब घाव हो जाता है तो उससे क्या होगा, खून रिसना शुरू हो जाएगा। अब वो खून मुंह से तो बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए वो दस्त के माध्यम से बाहर निकलता है, जिसको खूनी दस्त बोलते हैं। आंव दस्त या खूनी दस्त के नाम से ज़्यादा मतलब प्रचलित है बीमारी, है ना। तो ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक ऐसा प्रोटोजोन्स है जो तीव्रता से शरीर में वृद्धि करता है और तीव्रता से वृद्धि करके म्यूकोसा को पूरा खाकर जो है वहाँ पर छाले बना देता है, घाव बना देता है, जिसके कारण पेचिस होती है, मतलब दस्त होता है। और वो दस्त जो है खूनी दस्त होगा, मतलब उसके साथ खून आता है ना। तो इसके लक्षण क्या होंगे? जिस रोगी को जो है अमीबियासिस हुआ है उस रोगी के जो दस्त होगा दुर्गंध युक्त होगा। ठीक है, साथ में खून आएगा और दस्त जो होगा किण्वित होगा। इसका मतलब ये है कि शरीर में जो भोज्य पदार्थ जो है उसका भी ढंग से पाचन नहीं होगा और वो भी दस्त के रूप में शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ये इसके महत्वपूर्ण लक्षण हैं। इसके अलावा जिस व्यक्ति को अमीबियासिस हुआ है उस व्यक्ति की जो है बड़ी आंत की दीवार में जो है बड़ी बड़े चकते या फिर छाले हो जाएंगे, है ना। और वो छाला जो है अगर सही समय पर उचित समय पर उपचार ना किया जाए तो इतना अधिक बढ़ जाएगा कि उस व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। अब ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है इसके एक स्ट्रक्चर को देख लें तो एक इसमें एक कोशिका होता है जो प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ होता है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें एक केंद्रक होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है इस द्रव को कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इसमें छोटे छोटे ऐसे वैक्यूल्स होते हैं जिनको फूड वैक्यूल्स कहा जाता है। ये जो फूड वैक्यूल्स होता है यहीं पर इस अमीबा का जो है भोज्य पदार्थों को क्या करता है, वो डाइजेस्ट करता है या पचाता है। ठीक है, तो ये जो है उसके पाचक ग्रंथि हो गई। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे पाचक ग्रंथि, उसी प्रकार इसमें जो फूड वैक्यूल्स होता है उसमें भोजन का पाचन होता है। तो भोजन का पाचन किसको खा रहा है? आंत की कोशिकाओं को। तो आंत की कोशिकाएं जाकर इसके शरीर में प्रवेश करते हैं और इसी फूड वैक्यूल्स में जाकर पचते हैं, है ना।
ये जो अमीबा या प्रोटोजोअन्स होते हैं, इनकी आकृतियां जो है इरेगुलर होती है, मतलब अनियमित होती है, इसका कोई निश्चित आकृति नहीं होता है ना। और कहाँ पे पाए, लगभग सभी स्थानों पर पाया जाता है। अब हमें अमीबेसिस से बचना है, तो इसके बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो इसके बचाव के महत्वपूर्ण उपाय क्या है, फिर वही कि पानी को हम क्या करें, उबाल कर पिएं, ताकि किसके माध्यम से कर रहा है, पानी के माध्यम से। इसलिए पानी को हम यदि उबाल के पीते हैं तो उसमें यदि एंटामीबा हिस्टोलिटिका उपलब्ध है, उपस्थित है, तो उबालने से वो नष्ट हो जाएगा और हम जो है उस बीमारी बच जाएंगे। इस बार जिस व्यक्ति को जो है अमीबी पेचिस हुआ है, उस व्यक्ति को इमेटिन का एक वो आता है, इंजेक्शन आता है या वैक्सीन आता है ना। इमेटिन नाम का जो वैक्सीन है उसको इंजेक्शन के माध्यम से देना चाहिए, जिससे उसको आसानी से राहत मिल जाएगा। इसके अलावा अगला जो है प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग। जिसके बारे में आप पूरा भली भांति परिचित हैं। मेरे ख्याल से आप लोग भी उस बीमारी से कभी ग्रसित हो भी गए रहे होंगे। मलेरिया, ठीक है। लोगों को पूछने से मलेरिया किसके कारण होता है, क्या बोलते हैं, मच्छर के काटने से। मतलब मलेरिया का कारक कौन है या किसके वजह से बीमारी हो रहा है, बोलने से किसको बोला जाता है, मच्छर को। जबकि मच्छर कालक नहीं है, मच्छर तो वाहक है। मतलब ऐसा जीव जो किसी घटक को या किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है ना, उसको कहते हैं वाहक। जिसके शरीर में कीटाणु या रोगाणु यदि उपस्थित भी हैं तो उसके शरीर को किसी भी प्रकार के प्रभावित नहीं करेंगे, है ना। लेकिन उसके माध्यम से यदि किसी व्यक्ति के या जीव के शरीर में वो प्रवेश कर जाएं तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति जो है बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। तो ये आज की स्थिति में एक बहुत खतरनाक बीमारी हो गया है, क्या, मलेरिया, जो मच्छर के काटने से तो होता है लेकिन कारक वो नहीं है। कारक कौन है, प्रोटोजोअन्स है ना। प्रोटोजोअन्स के अंतर्गत जो प्रोटोजोआ की 4 प्रजातियां हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा प्लाज्मोडियम मलेरी हो गया, फिर प्लाज्मोडियम फैलसीपेरी और प्लाज्मोडियम ओवल। ये प्रोटोजोआ की 4 प्रजातियां हैं, जिनमें से किसी भी एक प्रजाति का मच्छर के द्वारा वहन होने पर, यदि किसी जीव के शरीर में मच्छर द्वारा इन किसी प्रजातियों को जो है पहुंचा दिया जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति जो है मलेरिया से ग्रसित होगा, ठीक है। और ये जो प्रोटोजोअन्स होते हैं, है ना, या प्रोटोजोअन्स की जो 4 प्रजातियां हैं, इसके लिए अच्छा वाहक कौन है, मादा एनाफिलिस मच्छर, ठीक है। मच्छर की लगभग सभी जीव जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नर होता है, दूसरा मादा, ठीक है। तो मच्छरों की एक विशेषता है, जो आपको रात्रि के समय आपके कान के पास घुनघुनाते हुए बहुत तेज आवाज करते हुए आपने जो मच्छर का अनुभव किए होंगे, वो कभी काटता नहीं आपको, है ना। वो नहीं काटता, मतलब कौन है वो, नर है। नर किसी जीव को या किसी मनुष्य को नहीं काटता, है ना। तो उसको भोजन कहाँ से मिलता है, उसको भोजन जो है फूलों के जो रस होता है, मकरंद, है ना, उसे मिलता है। फूल के रस को चूसकर अपना पोषण कर लेता है। लेकिन जो मादा प्रजाति है ना, अधिक एनर्जी चाहिए, अधिक भोजन चाहिए। क्यों, क्योंकि उनको गुणन करना है ना,
जनन की जो क्रिया जो है, जनन की क्रिया में ज़्यादा भूमिका किसकी रहती है? मादाओं की रहती है। तो उनको गुणन के लिए जो है अधिक भोजन चाहिए। और मनुष्य का जो शरीर होता है, मनुष्य के जो रक्त होता है, मनुष्य के शरीर में जो पाया जाने वाला जो रक्त है, वो उसके लिए, इन प्रजातियों के लिए जो ज़्यादा सुपाच्य है ना। तो ये जो मच्छर जो होते हैं मादा एनाफिलीज मच्छर, ये मादा एनाफिलीज मच्छर जो है इन स्थानों पर ज़्यादा पाए जाते हैं जिस स्थान पर जितना ज़्यादा अधिक गंदगी हो, है ना। गंदगी कहाँ ज़्यादा होता है? जैसे बहुत दिन तक पानी जो है किसी स्थान पर रुका हुआ है, चाहे आप एक गुंडी में पानी को भर कर रख दो और बगैर ढके रखना है ना, तो उसमें भी वो हो सकता है, क्योंकि कुछ दिन बाद उसमें दुर्गंध आना शुरू हो जाएगा, है ना। हम घर में जो पानी यूज़ करते हैं क्या करते हैं? लगातार रोजाना जो है एक बार बिल्कुल उस बर्तन की सफाई करते हैं और फिर से ताज़ा पानी भरते हैं, है ना। लेकिन जिस स्थान पर पानी स्थिर है, बहुत दिन से रुका हुआ है, या जिस स्थान पर गंदगियाँ हैं, गंदी नालियाँ हैं, उन स्थानों पर ये जो मादा एनाफिलीज जो मच्छर होते हैं वो अधिक पनपते हैं, है ना। और वो मच्छर जो होते हैं वो सामान्य मच्छर के अपेक्षा उनकी जो शरीर का आकार जो होता है वो बड़ा होता है। तो वो मच्छर जहाँ पर गंदगियों में हरे जो प्रोटोजोन्स हैं वो भी उपलब्ध है ना, उपस्थित हैं। तो जब वो मच्छर जो है गंदगी पे जाकर बैठते हैं तो उनमें, उनके शरीर में या उनमें जो मच्छरों में जो है एक प्रोबोसिस होता है, सूंड होता है, पतला सुई नुमा एक वो सामने वो रहता है। मच्छर को पकड़ के ध्यान से देखिए, है ना, आपको उसका प्रोबोसिस मिलेगा। सूंड जैसे हाथी का सूंड होता है वो बड़ा होता है, दिखता है, क्योंकि मच्छर छोटा है ना। उसको भी पकड़ेंगे तो एक बहुत पतला सा सुई नुमा एक वो पाया जाता है, सूंड पाया जाता है ना। उसी सूंड में जो है वो प्रोटोजोअन्स क्या होगा? चिपकता है। कौन सा प्रोटोजोअन्स? इनमें से कोई भी, है ना। और ये जो चिपके हुए हैं उस सूंड में, और अब वो मच्छर जो है उड़कर किसी व्यक्ति को आके काटा, तो कहाँ मौजूद है प्रोटोजोअन्स? उसके सूंड में, है ना। सूंड को क्या करता है? वो चुभाता है मच्छर, क्या करने के लिए? रक्त को चूसने के लिए, ना कि वो प्रोटोजोअन्स को वहाँ पहुँचाने के लिए। उसको नहीं मालूम कि उसके प्रोबोसिस में जो है ये प्रोटोजोअन्स चिपके हुए हैं। वो तो अपने पोषण के लिए जो है मनुष्य के रक्त को चूसने के लिए क्या करता है? अपने सूंड को चुभ होता है शरीर में, है ना। तो जैसे ही चुभ होएगा वैसे ही जो उसके सूंड में चिपका हुआ प्रोटोजोअन्स जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और शरीर के जो रुधिर परिवहन तंत्र के माध्यम से शरीर की विविध कोशिकाओं में चला जाता है। तो शुरुआत में कहाँ जाएगा? आंत, है ना। और आंत में जाकर अपनी संख्या को फिर वही गुणन करेगा, गुणन करके संख्या को, है ना। और सबसे ज़्यादा प्रभावित किसको करते हैं? हमारे शरीर की आरबीसीज को। आरबीसीज मतलब लाल रक्त कणिका, है ना। ये लाल रक्त कणिकाओं को लगातार खाते हैं ये, है ना। और जैसे ये खत्म हो जाएगा, मतलब एक कोशिका खत्म हुआ, वो कोशिका को छोड़ देंगे और फिर छोड़कर क्या होंगे? फिर से दूसरी नई कोशिकाओं को खाना शुरू कर देंगे। इस प्रकार लगातार इनका जो है क्रियाएं चलती रहती हैं। इस कारण जब मलेरिया के जब भी बीमारी होता है, बुखार जो रहता है वो लगातार नहीं रहता, है ना। कभी 12 घंटे में एक बार आता है, तो कभी 24 घंटे में एक बार आता है, तो कभी 72 घंटे में एक बार आता है ना। वो किसके ऊपर निर्भर करेगा कि 12 घंटे में आएगा कि बुखार जो है 12 घंटे में पुनरावृत्ति होगी कि 24 घंटे में होगी कि 36 घंटे में होगी? वो इनके प्रजातियों के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ना, ये इसका यदि संक्रमण हुआ है तो बिल्कुल उसकी पुनरावृत्ति, बुखार की जो पुनरावृत्ति जो है कितने घंटे में होगी? 12 घंटे में। लेकिन इनमें से मलेरिया है ना, ये है तो 24 घंटे में होगा, और इनके अलावा इनमें होता है तो 72 घंटे में होता है। मतलब एक दिन आपको बुखार आया, ठीक है, दूसरे दिन आप एकदम फ्री, मतलब किसी भी प्रकार की कोई बुखार नहीं रहेगा, नहीं बेचैनी रहेगी, और फिर से अगला दिन जो है आपको शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी किसी व्यक्ति को मलेरिया होता है, लक्षण क्या होंगे? क्या लक्षण महसूस करते हैं? किसी को हुआ है मलेरिया? हुआ है ना। तो सबसे पहले तो जिस व्यक्ति को मलेरिया होता है, जिस रोगी को मलेरिया होता है, जहाँ जहाँ जोड़ हैं, आपके हड्डियाँ जहाँ जहाँ जुड़े हुए हैं, उन स्थानों पर दर्द होता है, ठीक है। सामान्य सर्दी होता है, मतलब शुरुआत जो है सर्दी से होता है, और सर्दी के साथ साथ आपके शरीर के जोड़ों में जो है दर्द होगा, है ना। हो सकता है खांसी भी आएगा, और खांसी आने के साथ साथ बुखार आता है, ठीक है। और बुखार आएगा तो आपको बेचैनी बढ़ जाएगी, बेचैनी बढ़ेगी, आपको खाने पीने का मन नहीं करेगा, मतलब आपके जो शरीर में भोजन के पचने का जो क्रिया है वो भी अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है ना। बॉडी का टेम्परेचर यदि 37 डिग्री सेंटीग्रेड में स्थिर है तो लगातार सभी जैविक क्रियाएं जो है नियमित रूप से, नियमित दर से होंगे, लेकिन उससे अगर अधिक हो जाता है तो अनबैलेंस्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये इस बीमारी के क्या होंगे? लक्षण होंगे। और साथ में एक और महत्वपूर्ण इस बीमारी के लक्षण क्या?
कि बुखार आएगा तो कपकपी के साथ आएगा, मतलब इतना आपको ठंड लगेगा कि आपके घर में जितना भी ओढ़ने का जो गर्म कपड़े हों वो सबको एक साथ सो जाओ, है ना। लेकिन उसके बाद भी कुछ क्षण के लिए कुछ ऐसे कंडीशंस निर्मित होते हैं, कुछ क्षण के लिए तो आपको वो भी सहन नहीं होगा, मतलब कितने भी आप ओढ़ लो फिर भी आपकी ठंडकता जो है शरीर से कम नहीं होता, और धीरे से पसीना आता है, और पसीना आकर स्वतः ही क्या होता है, बुखार उतर जाता है। ठीक है। अब हमारे साथ एक समस्या क्या है, सर्दी हुआ, खांसी हुआ या बुखार आया, हम तुरंत क्या करते हैं, आसपास के जो छोला छाप डॉक्टर होते हैं उनसे या फिर मेडिकल से पूछकर क्या करते हैं, दवाई को मान लो हम फिर मेडिकल स्टोर में मांगे तो क्या देगा वो, पैरास्टामॉल। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे पैरास्टामॉल के बारे में, जब पढ़ेंगे तो पैरास्टामॉल जो है एक दर्द निवारक और ज्वर निवारक औषधि है ना। उसको खाने से क्या होता है, वो कुछ क्षण के लिए जो बीमारी दब गया, फिर दूसरा दिन आप पहले दिन तो राहत महसूस किए, ठीक लगा, दूसरे दिन आपको जब राहत महसूस नहीं हो रहा है तो फिर आप क्या करते हैं, फिर से दवाई खाते हैं। अब उसके बाद भी आपको बेचैनी महसूस हो रही है, आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तब क्या करते हैं, आप ब्लड चेक कराने जाते हैं। ठीक है, उससे पहले आपने क्या किया है, दवाई खा लिया है और उसका करने ब्लड चेक कराने, तो उसके जो हैं ये या प्रोटोजोन्स हैं या परजीवी हैं, ये आप दवाई लेने के शरीर में दब गए, वो कभी भी ब्लड रिपोर्ट में आपको नहीं दिखाएगा। मतलब मलेरिया का जो रिपोर्ट आएगा दवाई खाने के बाद टेस्ट करवाया है तो क्या आएगा, निगेटिव, आपको मलेरिया नहीं है, लेकिन एक्चुअल में आपको मलेरिया है। और क्या छुपा हुआ है, आपने पहले दवाई ले लिया है ना। यदि दवाई लेने के पहले आपने ब्लड टेस्ट करवाते हो, उस टेस्ट कराने के बाद आप जो भी दवाई लेते हो उसके बाद मलेरिया का रिपोर्ट आ जाता, उसके बाद मलेरिया का डोज लेते तो शायद आपको कोई तकलीफ नहीं होती है ना। तो इसी कारण क्या होता है, कभी कभी किसी व्यक्ति को पहले महीना आया मलेरिया हुआ, फिर कुछ दिन बाद वो पूरा डोज नहीं लिया है तो फिर दूसरा महीना क्या हो जाएगा, फिर से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो प्रभाव इतना अधिक बढ़ जाता है कि आरबीसीज जो है वो पूरा धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे ये जो प्रोटोजोन्स जो है यदि कहाँ पहुँच जाए, मस्तिष्क में, तो उस व्यक्ति को बचा पाना संभव नहीं है। जब तक ये शरीर के निचले हिस्से में है, आपके आंत और थोरेसिक रीजन तक है, तब तक तो आप बच सकते हैं, लेकिन यदि वो मस्तिष्क में पहुंच, उस एक भी प्रोटोजोन्स जो है यदि मस्तिष्क में पहुंच गया तो उस समय उस व्यक्ति को बचा पाना संभव नहीं है। आज के दौर में जो है आप जो है हर कैसा वो सुने होंगे कि मलेरिया के कारण जो है इनकी मौत हुई, सुने हैं, आपके विभाग में देखे होंगे है ना, जहाँ कैंप लगता है, जहाँ पे हमारे जो जवान जो है बीएसएफ के जवान जंगलों में जो है अपना ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ पर तो मच्छरों की कमी नहीं है ना। उनमें से बिल्कुल वहाँ से भी पुलिस विभाग से भी कोई ना कोई एक अपने को पढ़ने को मिल जाता है कि मलेरिया से इनकी मौत हो गई। तो क्यों हुई मौत, वहाँ तक के मौत होने का कारण क्या है, मौत होने का कारण ये है कि उसके प्रोटोजोन्स कहाँ पहुँच गए, उसके मस्तिष्क में। ठीक है, तो इससे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले यदि हमें ऐसा लक्षण मिल रहा है कि हमें कपकपी हो रहा है या हमारे शरीर में जो है जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में सबसे पहला हमारा दायित्व बनता है कि हम अपना ब्लड चेक करवाएं, उसके बाद ही जो दवाई खाना है वो दवाई खाएं। और उसके बाद ये कन्फर्म हो जाए कि हमें मलेरिया है, तो मलेरिया का जो डोज आता है, पेमाक्विन, क्लोरोक्विन, है ना, ये जो औषधियाँ जो होती हैं उसमें 2 प्रकार की गोलियाँ दी जाती है। एक बड़ी गोली होती है जो ज़्यादा mg का रहता है ना, और एक 3 ठो और छोटी गोलियां रहती हैं, पहले को पहले रात को, और दूसरे को जो है दूसरे रात, तीसरे को तीसरे रात, चौथे को चौथे रात। इस प्रकार से 4 डोज जब उसका चलता है तो जो है जो प्रोटोजोन्स होते हैं शरीर से पूरा खत्म हो जाते हैं। लेकिन हम उसको भी नहीं करते, पहला डोज थोड़ा सा हमें ठीक लग, दवाई को फेंक दिए, है ना। हमने डोज पूरा किया ही नहीं है, एक डोज लिया, एक डोज लेने के बाद 2-4 दिन या 10 दिन या महीना दिन फिर ठीक रहेंगे, उसके बाद फिर से हमको मलेरिया होगा, फिर बोलेंगे हमारा इलाज सही नहीं किए। ठीक है, तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि उसका जो डोज है उसको पूरा लेना चाहिए, चाहे वो पेमाक्विन हो, चाहे क्लोरोक्विन हो, है ना, जो भी औषधि जो दिया जा रहा है उसका उपयोग जो है पूरा कर लेना चाहिए। अब आप अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, इसे कैसे बचा सकते हैं, ये तो उपचार हो गई, है ना, उपचार पहले हो गया। सबसे पहले हम इससे बचने के लिए आसपास के जो गंदगियां हैं, उन गंदगियों में क्या करें, डीटीटी का छिड़काव करें, है ना। डीटीटी का छिड़काव करने पर क्या होता है कि वो जो जीवाणु होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, परजीवी होते हैं और मच्छर खासकर, है ना, वो सब के सब क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं।
ठीक है। रात्रि के समय हमेशा किससे क्या लगा के सोना चाहिए? मच्छरदानी, ठीक है। मच्छरदानी लगा के सोएं तो हम जो है मच्छरों से बच जाएंगे, और मच्छरों से बच जाएंगे मतलब हमें मलेरिया नहीं होगा। फिर कई लोग कई प्रकार के अपने घरों में उपाय करते हैं, कई जो है कुछ चाहते हैं, जैसे आप जो है ऑटोमेटिक वो ले रहे हैं, चलने वाले जो वाले वो ले रहे हैं, है ना, वो भी आप हानिकारक हैं। कैसे हानिकारक हैं? उसके जो गंध होता है आपके सीधा नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम घरों में जो है जो चाय की पत्ती, जिसको हम चाय को छानने के बाद उसके जो वो निकलता है उसको फेंक देते हैं, उसको सुखा कर रखें, शाम को जला दें, भाग जाएगा मच्छर, उससे आपके स्वास्थ्य को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ठीक है, आज आपने जो है मानव रोग के अंतर्गत विषाणु जनित रोग जैसे छोटी माता हो गया, पोलियो हो गया, बड़ी माता, है ना, और प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग जैसे अमीबियासिस और मलेरिया के बारे में पढ़ा। आगे का चैप्टर अगले कॉल खंड में। थैंक यू।